सुप्रभात बच्चों। मैं हिंदी की टीचर कमला मैम आज आपको 10वीं कक्षा के बच्चों को स्तेज भाग 2 से बाल गोविंद भगत लेसन पढ़ाऊंगी। बेटा इसके जो लेखक हैं वो हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। राम वृक्ष जो बेनीपुरी हैं इनका जन्म मुजफ्फर ज़िले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। बचपन में जो है इनके माता पिता का निधन हो गया था और निधन होने के कारण इनका जो बचपन था बहुत ही कठिनाई से गुजरा। इनकी जो शिक्षा है वो 10वीं तक है और 1920 में ये स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। ये कई बार बेटा जेल भी गए हैं और 1968 में इनका देहांत हो गया। और 15 वर्ष की जो है आयु में जो है इन्होंने इनकी जो रचनाएं हैं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। ये बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। इन्होंने जो है अनेक जो है ये जो हैं बेटा उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, नाटक, कहानी अनेक प्रकार के लिखे हैं और इन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। तो लेसन पढ़ते हैं और लेसन पढ़ने से पहले जो है ये लेसन बाल गोविंद भगत इनके करैक्टर के बारे में इनके ऊपर इनके आसपास जुड़ा हुआ है। ये जो यहाँ पे जो है इस लेसन में ग्रामीण जीवन की जो है सजीव झांकी देखने को मिलती है। और इस जो है राम वृक्ष बेनीपुरी ने बाल गोविंद के माध्यम से सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार किया है। और बाल गोविंद मतलब सन्यासी ने ग्रस्त होते हुए एक सन्यासी के रूप में इसको दिखाया गया है। तो बेटा पढ़ते हैं लेसन। बाल गोविंद भक्त मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। यानी कि जो हैं ये क्या थे, मंझोले कद क्या होता है, जो ना तो ज़्यादा लंबा होता है ना ज़्यादा छोटा होता है, यानी कि हाइट बीच की हाइट होती है। गोरे चिट्टे में सफ़ेद रंग था इनका और जो है ये 60 के ऊपर के होंगे, मतलब बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। यानी कि जैसे मैच्योरिटी जो आती है 40 साल में मैच्योरिटी जो आती है उसके बाद जो है 60 साल में जो बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है। बाल पक गए थे यानी कि बाल सफ़ेद हो गए थे इनके। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते, यानी कि बहुत लंबी दाढ़ी नहीं रखते थे जैसे सन्यासी वगैरह रखते हैं, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से जगमग किया रहता था क्योंकि सफ़ेद बाल आ चुके थे। और सफ़ेद बालों की वजह से जो है यहाँ जो चेहरा था वो सफ़ेद दिखाई देता था। कपड़े कम पहनते थे, कमर में लंगोटी मात्र और सिर में कबरपंथियों की सी कनपटी टोपी। जो है कमर में एक सिर्फ लंगोटी थी और जो सिर पे जो है कबीरपंथी जो कबीर पहनते हैं सफ़ेद रंग की टोपी पहनते थे। जब जाड़ा आता, जाड़ा जो है बेटा ये देसी शब्द है, जाड़ा में सर्दी आती तो काली कंबली होता है इसमें कंबल, जब घर में सर्दियों में ओढ़ते भी होंगे काली कंबली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टिक्के की तरह शुरू होता। कहते हैं कि जो है दोनों आईब्रो के बीच में जहाँ पे लेडीज़ बिंदी लगाती हैं वहाँ से इसका क्या था, जो टीका शुरू होता था रामानंदी और ऊपर तक पहुँचाता था। गले में तुलसी की जड़ों की बेडोल माला, बेडोल होती बेटा जिसका कोई आकार ना हो, वो माला पहनते थे। जो है क्योंकि बेडोल माला मतलब जो ये तुलसी के जड़ों से बनती थी और तुलसी की जड़ क्या होती है बेटा, वो होती है टेढ़ी मेढ़ी, तो इसलिए जो टेढ़ी मेढ़ी का यहाँ प्रयोग किया गया है। तो कहते हैं कि जो ये है ऊपर की तस्वीर से ये नहीं माना जाए क्योंकि जो इसमें जो है पूरे इसमें पहले पैराग्राफ में इसके बारे में बता रखा कि कैसे रंग था उनका, बाल गोविंद भगत का क्या पहनते थे वो, और तो ये सारी बातें इसमें बता रखी हैं। तो कहते हैं कि ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं बिल्कुल गृहस्थ थे, यानी कि गृहस्थ जीवन जीने वाले जिनके पूरी फैमिली थी, पूरा परिवार था। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतों को मैंने देखा था। तो जो राम वृक्ष बेनीपुरी यानी कि लेखक कहते हैं कि जो गृहिणी, इसकी गृहिणी क्या होती है बेटा, गृहिणी होती है इनकी पत्नी। जो कहते हैं कि पत्नी को तो मैंने नहीं देखा था लेकिन जो पतो होता है बेटे की बहू को देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी एक साफ़ सुथरा मकान भी था। कहते हैं इनकी खेती थी, किले जैसे किले होते होंगे, और एक साफ़ सुथरा इसका मकान था, यानी कि जहाँ पर कोई डस्टिंग यानी कि डस्ट ना हो, किंतु खेती बाड़ी करते परिवार रखते बाल गोविंद भक्त साधु थे। कहते खेती बाड़ी करते हुए और परिवार रखते हुए भी जो बाल गोविंद भक्त थे वो साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले कि जो साधु में गुण होते हैं वो सभी गुण किस में थे, बाल गोविंद भगत में थे। और बाल गोविंद जो भगत हैं वो कबीर को क्या मानते थे, साहब मानते थे।
उन्हीं के गीतों को गाते, यानी कि जो है कबीर के जो पद आपने पढ़े होंगे, वो जो पद थे वो एक लय के रूप में वो गाते थे। उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, सबके साथ खराब व्यवहार रखते थे, यानी कि झूठ न बोलना, खराब व्यवहार रखते थे, किसी से दो टुक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी से खाम खा झगड़ा मोल लेते थे। खाम खाम मीन्स बेकार में, किसी की चीज़ नहीं छूते, यानी कि बिना पूछे किसी की चीज़ को हाथ में लगाते थे, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। व्यवहार में लाना मीन्स प्रयोग करना। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी से ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता है। कभी दूसरे के खेत में सोच के लिए भी नहीं बैठते थे। यह सोच का बेटा फ्रेश होना, जैसे पहले जो गांव में जो है शौचालय नहीं होते थे, और जो है सोच के लिए यानी कि फ्रेश होने के लिए जो है ये कहाँ पे जाते थे, खेतों में जाते थे। वह गृहस्थ थे लेकिन उनकी सब चीज़ें साहब की थी। कहते कि जो भी था उनके घर में सब क्या था, साहब का था। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, और जो उनके घर से 4 कोस दूर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब, वह दरबार में बेट रूप में रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजारा करते। तो कहते हैं कि इसके जो है जितना भी इनके खेती में यानी कि खेत पे होता था, मान ले 10 क्विंटल है या 6 क्विंटल है, मान ले 6 क्विंटल अनाज पैदा हुआ इसके खेत में, तो पहले इसको पूरे 6 क्विंटल को कबीरपंथी जो मठ है उसमें लेके जाते, और उसके बाद जो है प्रसाद के रूप में वहाँ से जो कुछ मिलता था उसको घर लाते और पूरा साल जहाँ उससे गुजारा करते थे। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था। उनके मधुर कान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कहता है कि जो हमेशा जो पद गाते थे वो बहुत मधुर होते थे, मीठे होते थे और हमेशा सुनने को मिलते थे। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। कहते कि जो सीधे साधे जो पद थे वो उनके जब गले से निकलते तो सजीव हो उठते थे। आषाढ़ की रिमझिम, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही। आषाढ़ का जब महीना होता है बेटा ये उसमें जो है देसी उसमें होता है, जैसे ये तो अंग्रेजी जनवरी फरवरी तो अंग्रेजी होते हैं, लेकिन आषाढ़ सावन जो है ये देसी उसके महीने होते हैं। मैं किस्नों के साथ उसको लिख के भेज दूँगी आपके पास, तो उनको याद करना है, पता करना कि जैसे जनवरी में कौन सा महीना आता है, फरवरी में कौन सा महीना आता है। तो जो आषाढ़ का जो रिमझिम हल्की हल्की बारिश होती है आषाढ़ के महीने में, तो पूरा जो है गांव जो है खेतों में काम करता है। उस समय कहीं हल चल रहे होते हैं, कहीं रोपनी होता है, मतलब होता है बेटा यहाँ पे खेत उसका धान का लगाना था। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, क्योंकि धान लगाने से पहले जो है खेतों में पानी भरा जाता है। गांव के बच्चों को तो पता है सारी बातों का, तो इसमें गांव का जिक्र किया हुआ है, तो गांव के बच्चों को शायद जल्दी समझ में आ जाए ये लेसन। औरतें कलेवा लेकर मेड, तो यहाँ जो कलेवा है ये आपका क्या है, ये जो है सुबह का नाश्ता उसको बोलते हैं। मेड होता है बेटा जो डोड़ा होता है खेत में जो बनाते हैं मिट्टी का, उसको बोलते हैं। तो जो है औरतें कलेवा लेकर इनका आस्था लेकर मेड के ऊपर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं। तो जो चारों तरफ जो आसमान बादल से घिरा हुआ है और धूप नहीं है, ठंडी पुरवाई चल रही है। या जो पुरवाई है बेटा ये आपकी पूर्व से चलने वाली हवा को बोलते हैं। ऐसे ही समय आपके कानों में एक सवर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लीथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। तो कहते हैं कि तभी जो है जो बाल गोविंद भगत की जो है पद की जो आवाज़ है वो सबके कानों में आती है। और जो है इसका जो बाल गोविंद भगत का जो पूरा शरीर कीचड़ से मिट्टी से सना हुआ है, और जो खेत में क्या कर रहे हैं, धान की रोपाई कर रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। क्योंकि जो ये धान का जो लगाते हैं ये बिल्कुल लाइन में लगाते हैं, पंक्ति में लगाते हैं, तो ये एक एक जो है बिल्कुल सीधी लाइन में लगा रहे हैं। उनका जो कंठ है एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर की सड़क की ओर ले जा रहा है, और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। कहता है कि कुछ को तो जो है इसकी आवाज़ ऊपर की तरफ जा रही है, और कुछ जो धरती पर जो है वहाँ पे जो खड़े हैं, जो लोग खड़े हैं उनके कानों में, जो बच्चे हैं वो झूम रहे हैं, जो औरतें हैं वो मेड़ पर खड़ी हुई उसके जो है होठ काँप रहे हैं, गुनगुनाने लगती हैं। हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं। हलवाई होता है बेटा यहाँ पे हल चलाने वाले, जो उनके जो हैं
पैर हैं वो उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। जितने भी वहाँ पे धान लगा रहे हैं उनकी जो उंगलियां हैं वो अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भक्त का ये संगीत है या साधु जादू। तो कहते हैं कि जो बाल गोविंद भक्त जो है इनका जो है संगीत एक जादू के समान है। भादों की वह अंधेरी अध रतिया। बेटा जो है भादो था भादवा, वही जो है ये देसी जो है महीना है। अध अध रतिया होती आधी रात का जो अंधेरा है। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा, वही मूसलाधार थे, बहुत तेज वर्षा हुई थी। बादलों की गर्ज, बिजली की तरफ में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादरों की टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकते। कहती कि आधी रात को भी अंधेरे में और मूसलाधार जो है यानी कि बारिश खत्म हुई है, बादलों की गरज और बिजली की जो है तड़प के सामने जो है इसकी जो आवाज़ है उसको दब नहीं सकती। चाहे उसमें जो है, क्योंकि बारिश होने के बाद जो है ये दादर होता है मेंढक, मेंढकों की टर की आवाज़ भी आती है, लेकिन जो फिर भी जो उनकी जो आवाज़ है पद उसकी गानी जो गीत की जो आवाज़ है वो क्लियर सुनाई दे रही है गाँव वालों को। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है। तो बेटा जो खिजड़ी होता है यहाँ पे, जो डफली के आकार का एक जो होता है छोटा सा क्या होता है कि वाद्य होता है, वाद्य यंत्र होता है जो बजाते हैं। ये ना तो छोटा होता है और ना बड़ा होता है, ये डफली के आकार का ही होता है। और वे गा रहे हैं, इनका जो बोल है, गोदी में पियवा चमक उठे सखियाँ चिहुक उठे ना। हाँ पिया तो गोद में है किंतु वे समझते कि वह अकेली है। तो इसके गाने के बोल हैं कि जो है उसके जो है लेडीज़ के साथ में उसके जो आदमी खड़े हैं और वो शायद ये समझते कि मैं अकेले हूँ। उनके ही बोल हैं बेटा गाने के। उसी भरे बादल भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात रोंद उठने वाली बिजली की तरह किसे ने चौंका देता। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया हुआ है। तो निस्तब्धता सन्नाटा बेटा यहाँ पे। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है, तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग रहे। तो बेटा जो है ये भी इसका दूसरा बोल है जो उस समय ये गा रहे हैं जब ये धान लगा, यानी कि रात के समय जब बारिश हो रही है होने के बाद, यानी कि जो है ये इसके जो है अलग अलग बोल हैं बहुत ही जो है। जैसे यहाँ पे जो फोटो में है डपली आपने देखी भी होगी, कितने जो सारे जो आदमी के बीच में गा रहे हैं। तो बेटा आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद बेटा।